आपसे अगर CBT 1 क्वालिफाई नहीं हुआ है तो बिल्कुल भी निराश या हताश होने की जरूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे जो CBT 1 में गलतियां हुई हैं आप उनको एनालाइज करें एंड रेक्टिफाई करें, क्योंकि CBT 1 एंड CBT 2 के बीच में बहुत ही कम टाइम है। एंड ऑल्सो आपको CBT 1 में एक पहाड़ देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी डिफिकल्टी अगर कोई आपके सामने क्रिएट करेगा तो वो टेक्निकल एबिलिटी होने वाला है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूं कि आपको किसी सब्जेक्ट को अटेम्प्ट नहीं करना है, पढ़ना नहीं है, रिवाइज नहीं करना है, करना है। RRB JEE CBT 1 के रिजल्ट्स आउट हैं एंड आई एम श्योर कि आपको आइडिया लग गया होगा कि आप CBT 1 क्वालिफाई करके CBT 2 के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। आप अगर कैटेगरी 2 में फॉल करते हैं, यानी आपसे अगर CBT 1 क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो बिल्कुल भी निराश या हताश होने की जरूरत नहीं है। ये टाइम है आपके लिए 70% सिलेबस ओवरलैप का एडवांटेज उठाने का। आपको पता है SSC JEE एंड RRB JEE 70% सिलेबस शेयर करता है, यानी कॉमन सिलेबस है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे जो CBT 1 में गलतियां हुई हैं आप उनको एनालाइज करें एंड रेक्टिफाई करें, सो दैट वो सेम मिस्टेक आप SSC JEE CBT 1 में रिपीट ना करें, या जब आप RRB JEE CBT 1 नेक्स्ट ईयर में अपीयर हों तो सक्सेसफुली उसको क्वालिफाई कर सके। ये टाइम ड्यूरेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई करने का। सो टेक इट एज अ लर्निंग लेसन। नाउ कमिंग टू कैटेगरी 1, वो कैटेगरी के स्टूडेंट जिन्होंने अपना CBT 1 क्वालिफाई किया है और CBT 2 में अपीयर होने वाले हैं। आई एम श्योर कि आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक पैनिक स्टेट में होंगे, क्योंकि CBT 1 एंड CBT 2 के बीच में बहुत ही कम टाइम है। एंड ऑल्सो आपको CBT 1 में एक पहाड़ देखने को मिलेगा और वो होने वाला है टेक्निकल एबिलिटी। जब हम SSC की बात करते हैं तो वहां तो आपके पास CBT 1 CBT 2 दोनों में ही टेक्निकल एबिलिटी होती है, बट वो स्टूडेंट जो सिर्फ RRB को फोकस कर रहे हैं या टारगेट कर रहे हैं उनको पता है कि RRB JEE CBT 1 प्योरली नॉन टेक्निकल है, तो वो टेक्निकल को भूल ही जाते हैं, पीछे ही रख देते हैं। बट जब आप CBT 2 में अपीयर करते हैं तो यहां पे आपको दिख रहा है गेम चेंजर, पूरा का पूरा टेक्निकल एबिलिटी जो आपके लिए बहुत नया होने वाला है। अब कई लोग बोलेंगे कि मैम यहाँ पे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट भी तो नया है, बट वेटेज तो देखिए, सिर्फ 10-10 मार्क्स का वेटेज होल्ड करता है। और मैं अश्योरिटी देती हूँ कि अगर आप एक डिग्री होल्डर हैं 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस तो आप खुद से सॉल्व कर लेंगे यूजिंग योर कॉमन सेंस। सबसे बड़ी डिफिकल्टी अगर कोई आपके सामने क्रिएट करेगा तो वो टेक्निकल एबिलिटी होने वाला है, और आपके लिए पूरा का पूरा RRB का गेम चेंज भी ये टेक्निकल एबिलिटी करेगा। और क्यों ना करे, आप जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा ही। मी बीइंग अ सिविल इंजीनियरिंग एडुकेटर, मैं आपसे सिविल इंजीनियरिंग की बातें करने वाली हूं, क्योंकि ये आपके लिए सबसे बड़ा बैरियर है CBT 2 को क्वालिफाई करने के लिए। इतने कम ड्यूरेशन में आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा सब्जेक्ट्स को। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूं कि आपको किसी सब्जेक्ट को अटेम्प्ट नहीं करना है, पढ़ना नहीं है, रिवाइज नहीं करना है, करना है। बट क्योंकि हमारे पास बहुत कट टू कट टाइम है, मुझे कुछ ऑब्जर्वेशन करके डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं ज्यादा फोकस किसको करने वाली हूं। हम ये जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं या ये जो प्रायोरिटी दे रहे हैं सब्जेक्ट्स को, वो ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस ही दे सकते हैं। तो मेरे पास प्रीवियस ईयर जो 2019 में RRB JEE का पेपर हुआ था और 2024 में जो RRB JEE का पेपर हुआ था, इन ऑल 3 शिफ्ट्स, अगर उनके क्वेश्चन पेपर मुझे मिल जाएं तो मैं ऑब्जर्वेशन करके बता सकती हूं कि किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, किससे कम आए हैं। आपके भी दिमाग में ये चीज होगी कि एक बार पास्ट ट्रेंड को देख लेते हैं तो समझ पाएंगे कि किस सब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। मैंने आपका काम कर दिया है। मैंने आपके दोनों ही 2019 एंड 2024 के पेपर का पूरा एनालिसिस करके शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट 3 में डिफरेंट सब्जेक्ट के जितने भी वेटेज रहे हैं उनको लिख दिया है आपके सामने। ये आपके पास पूरा डेटा 2019 का है और ये 2024 का है। यहां पे आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए हर एक शिफ्ट में डेटा ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली देखेंगे कि ओवरऑल एवरेज क्या आ रहा है, और ओवरऑल एवरेज देखते ही मेरे दिमाग की बत्ती जल गई और मैं तुरंत कह सकती हूं कि जो आपके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का पोर्शन है वो RRB JEE CBT 2 में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्लियरली 27.3 मार्क्स का एवरेज वेटेज रख रहा है और आपके 2019 से लेके 2024 में हमेशा बहुत ही ज्यादा वेटेज रखा है। तो मुझे अगर फर्स्ट प्रायोरिटी देनी होगी, सबसे पहले रिवीजन करना होगा, तो मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का करने वाली हूं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के रिवीजन के बाद मैं शायद बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी का रिवीजन करूंगी, मैं एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक का रिवीजन करूंगी,
मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, सॉइल मैकेनिक्स, क्योंकि सॉइल मैकेनिक्स एक कोर सब्जेक्ट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसका रिवीजन करूंगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि मैं फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ऑटोकैड छोड़ने वाली हूं, नो। बट अगर मुझे कोई कहे कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है और मुझे एक सब्जेक्ट छोड़ना है, तो मैं शायद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को लीव करने का रिस्क ले सकती हूं। इसलिए क्योंकि जब मैं पास्ट ट्रेंड को देखती हूं तो वो लगभग 2 मार्क्स का वेटेज रखता है। बट कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी अपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को छोड़ने का रिस्क लूंगी ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि पूरा पेपर मेरे हाथ से निकल जाएगा अगर मुझे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ना आता हो। तो इस पूरे के पूरे डेटा को ऑब्जर्व करना और एक पूरी की पूरी लिस्ट बना लेना कि मेरे लिए कौन से मेरे टॉप 5 प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टाइम कम है तो आपको रिविजन इसी स्ट्रैटेजी के साथ करना होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि एकदम सेम टू सेम, कट टू कट यही वाला पैटर्न फॉलो हो जाएगा आपके 2025 CBT 2 में भी। बट डेफिनेटली अगर ये पास्ट ट्रेंड है तो इसका इंपैक्ट आपको दिखेगा आपके एग्जाम में। बिल्कुल सब कुछ ऐसा नहीं होने वाला कि एकदम आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से 2 मार्क्स क्वेश्चन दिख जाएंगे। अगर आपके पास ट्रेंड रहे हैं कि 25 से 26 मार्क्स के क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आ रहे हैं, तो इन एन एवरेज आपको लगभग 20 से 22 मार्क्स के क्वेश्चन अभी भी दिखेंगे। तो आपको इस पूरे के पूरे एनालिसिस से यह समझना पड़ेगा कि टाइम को अपने दिमाग में रखते हुए किस सब्जेक्ट को आपको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है और किसको आप थोड़ा सा लेट प्रायोरिटी दे सकते हैं। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा डेटा या जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आप इससे एक बेटर स्ट्रैटेजी बना के चीजें प्लान आउट कर पाएंगे। क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ आंख बंद करके पढ़ते रहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि टाइम कम है। सही तरीके से स्केड्यूल एंड सही स्ट्रैटेजी बना के पढ़ने से काम बनने वाला है। तो आई होप कि आपको इस डेटा से जो भी यूजफुल कंटेंट मिले आप उसको ले सकें और उसी तरीके से स्ट्रैटेजी बना के रिविजन करें। क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिविजन, मॉक टेस्ट, रिविजन, मॉक टेस्ट, रिविजन, मॉक टेस्ट, यही आपका गेम चेंज करने वाला है। ऑल्सो मॉक टेस्ट की एनालिसिस साथ में करते चलिएगा। अंधाधुंध सिर्फ मॉक टेस्ट देने से काम नहीं होगा। जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं उनको थोड़ा एनालाइज करिए, देखिए कि किस टॉपिक से आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं और आप वहां क्या इंप्रोवाइज कर सकते हैं। तो आप वहां पे बहुत ज्यादा फोकस करिए। मॉक टेस्ट दे के, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करके अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करना भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो इस पूरे के पूरे साइकिल को कंप्लीट कर लेगा उसके लिए ये एग्जाम डुएबल होने वाला है, इजी होने वाला है। सो आई होप कि आपके लिए ये पूरा का पूरा जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया है वो इन्फॉर्मेटिव रहा हो। इसमें से जो भी आपको आउटपुट लेना है वो लेके अपने स्ट्रैटेजीज में उसको बिल्कुल इंप्लीफाई करिए। एंड आई वांट टू विश ऑल ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट। आरआरबी, जेई, एसएससी, जेई से कुछ भी अगर आपको डिफिकल्ट लगता है या किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको कोई आइडिया चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताना। कोई ना कोई एजुकेटर बिल्कुल उस पूरे कमेंट को रीड करके आपके लिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ खड़ा होगा। सो आई वांट टू विश ऑल ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट, गिव योर बेस्ट शॉट, टेक केयर एवरीवन।